साथियों, ये मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। और भावुक इसलिए मैं सुबह से काफ़ी डिस्टर्ब हूँ कि कभी कभी होता क्या है कि हम कुछ लोगों के बारे में अपने दिमाग में एक मानस बना लेते हैं कि इतना अच्छा लेखक है, इतनी अच्छी भाषा है, इतना अच्छा कथ्य है, इतना अच्छी प्रस्तुति है, तो ये इसका जीवन भी बहुत शानदार होगा, सब कुछ बहुत व्यवस्थित होगा। और कभी कभी वो ठीक भी होता है। हम जो सोचते हैं, विचारते हैं, उसके करीब उस लेखक को पा भी लेते हैं, लेकिन जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया अराजक, हम अपने ही ज़िंदगी के खलनायक बन जाते हैं। वे दोनों शब्द रमेश बत्रा की ज़िंदगी में हूबहू सच है, अक्षर अक्षर सच है। मेरा बहुत भावनात्मक लगाव रहा, मेरी ज़िंदगी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ग्वालियर भी मैं उनको 2-3 बार लेके आया और अच्छी खासी उनकी ज़िंदगी चल रही थी। बीई थे सिविल में, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में इंजीनियर थे, पत्रिका निकालते थे साहित्य निर्झर, कहानी की बहुत बड़ी पत्रिका थी। और एक कहानी उनकी शर्म बेशर्म कमलेश्वर के पास छपने के लिए गई, उसका मैं जिक्र भी करूँगा। और कमलेश्वर ने वो कहानी पढ़ी और उनको फ़ोन किया कि क्या करते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, पीडब्ल्यूडी में नौकरी करता हूँ। तो उन्हें कमलेश्वर ने कहा कि सारिका में नौकरी करोगे। कमलेश्वर संपादक थे, तो उन्होंने कहा कि यदि मिलेगी तो मैं करूँगा। उसके बाद सारिका में जगह वगैरह निकली, उन्होंने अप्लाई किया। कमलेश्वर से पहले वो व्यक्तिगत मिले, फिर इंटरव्यू में आए। और इसी बीच जयनंद कुमार ने सुरेश उनियाल नाम के एक कथाकार का नाम अशोक जैन को दे दिया कि सारिका में जो जगह निकली है, आप इसमें इनकी नियुक्ति कर दीजिए। तो अशोक जैन ने कमलेश्वर को बुलाया और कहा कि ये आपने इंटरव्यू वगैरह लिए तो वो औपचारिकता आप निभा लीजिए, लेकिन सिलेक्शन सुरेश उनियाल का कर दीजिए। तो कमलेश्वर ने कहा कि संपादक मैं हूँ, अशोक जैन थोड़ी हैं, आप तो नहीं हो, और मुझे जो तय करना है, जिस आदमी से मैं नौकरी छुड़वा के सारिका ज्वाइन करवा रहा हूँ, तो बोले कौन है। बोले रमेश चंद्र बत्रा। बोले कहानीकार हैं, पत्रिका निकालते हैं, पेशे से इंजीनियर हैं, और मेरे कहने पर वो नौकरी छोड़कर आ रहे हैं। तो मेरे कहने पर वो नौकरी छोड़कर आ रहे हैं, तो उसके बाद मालिक क्या बोलेगा। संपादक जो कमलेश्वर जैसे संपादक थे, तो उसके बाद वो उनकी नियुक्ति हो गई। और पहले दिन से ही सारिका में उनकी मुख्य भूमिका रही। सबसे नीचे उनका नाम छपता था, एवं रमेश चंद्र बत्रा। और वहाँ जो भी अवध नारायण मुदगल या आनंद किशोर सिंह या जो भी लोग थे, फिर संयोग से कोई और दूसरे सज्जन फ्रॉडगिरी में फंस गए, झूठे कागज मागज देने के चक्कर में। तो जब सारिका में दूसरी जगह निकली तो सुरेश उनियाल को ले लिया गया। सारिका के वो चाहे कमलेश्वर हों, चाहे नंदन जी हों, चाहे अवध नारायण मुदगल हों, कैप्टन उनको बोला जाता था। और जितने भी देह व्यापार विशेषांक, हेमिंगवे अंक, दलित वाला जो अंक आया, जिससे लोगों ने दलित साहित्य के बारे में जाना, वो सारी सब कुछ प्लानिंग रमेश बत्रा के ऊंचा पूरा पंजाबी को। और जब सारिका दिल्ली आई तो नंदन जी ने पूरी कमान उनको दे दी, और दोस्तों के दोस्त थे वो। लेकिन ज़िंदगी उस तरीके से तो नहीं चलती ना जो हम सोच लेते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। यहाँ ग्वालियर आए, मेरा उनसे पत्र व्यवहार भी था चंडीगढ़ के दौरान, चंडीगढ़ के दिनों से। सारिका तो बाद में आई। जब सारिका दिल्ली आई, मतलब मैं बात
आदमी की ज़िंदगी की त्रासदी से कर रहा हूँ, उसके बाद कहानी पे आऊँगा। तो जब सारिका दिल्ली आई तो डॉक्टर जगदीश चंद्रकेश कादम्बरी में हुआ करते थे। उनका एक फ्लैट था लॉरेंस रोड पर, जिसको राइटर्स होम बोलते थे, और वो रहते कहीं और थे। तो वहाँ ये मुदगल जी, रमेश बत्रा, सुरेंद्र कुमार, हम लोग भी जब जाते थे तो वहीं रुकते थे। महेश दर्पण किचन इंचार्ज हुआ करते थे वहाँ। देश के कोई भी कहीं से भी कोने में आए, सुभाष मंता आए या जगबीर सिंह वर्मा आए, वहीं राइटर्स होम में रुकते थे। रमेश बत्रा भी वहाँ रहते थे। कई बार मैं वहाँ गया, और उसके बाद जया रावत वहाँ फ्रीलांसिंग करती थी। रमेश बत्रा से उनकी मुलाकात हुई, और वो मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो गई। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों जया रावत पसंद नहीं आती थी, और एक कमरे में यदि 7-8 लोग सो रहे हैं तो वो कुन्ने में आके वो भी सो जाती थी। तो ये सब भी मुझे बहुत जमता मुमता नहीं था। एक दिन रमेश बत्रा ने मेरे से कहा कि मैं विवाह कर रहा हूँ। तो मैंने कहा किससे? तो बोले जया रावत से। मैंने कहा नहीं, आपको जया रावत से विवाह नहीं करना है। मेरे मुंह से अचानक निकल गया। तो बोले क्यों? तो मैंने कहा आप प्रसन्न नहीं रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो थोड़ी हमारी बाताबाती हो गई, और उस बाताबाती के क्रम में, आवाज़ आ रही है आपको? उस बाताबाती के क्रम में वो लेके, तुम यदि मेरी जगह होते तो क्या करते? मैंने कहा विवाह नहीं करता। और मैंने कहा आप बिल्कुल साफ सुन लीजिए, मैं आपके विवाह में आऊँगा भी नहीं। तो भौचक हो गए, बोले ऐसा क्या हो गया? तो मैंने कहा आप पुनर्विचार कर लीजिए, आप सुखी नहीं रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि वो व्यवहार से सब पता चल जाता है ना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, शादी भी हो गई उनकी, जया रावत से ही हुई। मैं उस विवाह में गया नहीं। सब कुछ बहुत ठीक ठाक चला कुछ दिनों तक। लेकिन रमेश बत्रा दोस्तों के दोस्त थे। जब भी परेशानी होती थी या किसी भी तरीके का कोई था, बम्बई का जब मेरा प्रसंग था तब भी वो पीछे खड़े हुए थे। जब दिल्ली प्रेस में मैं गया, और दिल्ली प्रेस में सब बोला जाता था कि यातना शिविर है, 8 महीने नौकरी नहीं कर पाओगे। मैं 8 साल तक वहाँ मुक्ता मैगजीन का इंचार्ज रहा। मैं परेशनाथ और विश्वनाथ जी का करीब था। गृह सुबह नाम मैंने दिया। तो वहाँ तमाम तरीके के प्रतिबंध थे। व्यक्तिगत फ़ोन नहीं आ सकता आपका, चिट्ठियाँ नहीं आ सकती, आपसे लोग मिलने नहीं आ सकते, उनको नीचे ही रोक दिया जाएगा। लेकिन इन सब के तोड़ मैंने खोज लिए थे, क्योंकि मैं मालिकों का बहुत पसंदीदा था। और 15-20 दिन बाद मुझे मुक्ता मैगजीन का इंचार्ज बना दिया था। तो मैं रहता था मिंटो रोड पे, यहाँ अजमेरी गेट अभी स्टेशन बन गया है, वो सारे रेलवे क्वार्टर्स टूट गए हैं। तो मैं जब भी कभी परेशान होता था तो सबसे पहले रमेश बत्रा को फ़ोन करता था। तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि राकेश सचल तो मिले भी हैं। तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि बड़ी दिक्कत आ रही है और चिट्ठियाँ मेरी नहीं आ पाती है, वहाँ प्रतिबंध लगा हुआ है। पान के बहुत शौकीन थे, बीड़ा भर के सब रखा रहता था। तो उन्होंने कहा क्या दिक्कत है? हरीश पाठक द्वारा रमेश बत्रा 10 दरियागंज दिल्ली। तो मेरी सारी चिट्ठियाँ रमेश बत्रा के पते पर आती थी। और वहाँ से लौटते वक्त सारिका से वो वहाँ एक पान वाला था, तो मैं इधर से उतरता था, वो वहाँ से आते थे, तो पान वाले के पास वो चिट्ठियाँ वगैरह रख जाते थे। और उससे भी ज़बरदस्त ये था, जिसको मैंने किताब में भी लिखा है, मैं कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकता, कि जब मेरे पिता की मृत्यु हुई, मेरा पिता से 9 साल तक अनबोला था। वो मेरे शब्दों से नफ़रत करते थे, जिनसे मैं मोहब्बत करता था। और गांव में उनकी डेथ हुई थी, 2-3 दिन बाद मुझे पता चला था। तो सब जब प्रक्रिया हो गई, सब कुछ हो गया, तो जिस व्यक्ति से आपकी पटती नहीं थी, जहाँ आप जिनसे अनबोला था, वो जब मैं दिल्ली चला गया तो वो मेरी चेतना पे इस कदर हो गया कि मैं शनिपात की स्थिति में चला गया और 22 दिन तक घर से ही नहीं निकला। वो रोज़ रोज़ छाया की तरह पिता मेरे को याद आते थे। तो रमेश बत्रा चंडीगढ़ गए हुए थे, तो फ़ोन फान मोबाइल हुआ नहीं करता था। आर.के.पुरम सेक्टर 12 में मैं सबलेटिंग के घर में रहता था। तो मकान मालिकिन वो सब लोग परेशान थे।
और जब वो चंडीगढ़ से आए तो जब भी वो आते थे कुछ सामान मेरे लिए लेके आते थे, तो वो 2-3 स्वेटर तमाम सारी चीज़ लेके, भयंकर ठंडे थी। रात को अचानक आवाज़ आई, गिरीश पाठक यहीं रहते हैं, आलोक तोमर से उनने मेरा पता लिया। चंडीगढ़ से दफ्तर ज्वाइन करके वो आर के पुरम में मेरे पास घर पे आए। तो घंटी बजी, उन्होंने पूछा गिरीश पाठक यहीं रहते हैं? तो माता जी ने कहा कि भैया वो 20-21 दिन से ना तो खाना खाया है, डॉक्टर को दिखाया, वो एकदम अचेत अवस्था में पड़ा रहता है। तो रमेश बत्रा की आवाज़ मैंने सुनी, तो वो आए, काके क्या हो गया तेरे को? ये देख चित्रा मुदगल की चिट्ठी है, ये तेरी इतनी चिट्ठियाँ आ गई है मेरे पास, आलोक तोमर से मैंने नंबर लिया वगैरह। तो वो जितनी देर तक रहे उसका इतना मतलब करंट जैसा रहा मेरे अंदर कि मेरी पूरी चेतना जैसे जागृत हो गई हो। फिर चल नीचे तक अपन वहाँ तक चौराहे तक चलते हैं, और उस वक्त बहुत छोटी छोटी तनख्वाहें हुआ करती थी, बावजूद उसके एक लिफाफा वो मेरी सीट पे छोड़ के गए, जिसमें तब 1100 रुपये रखे हुए थे। 2300 और 3200 टाइम्स ऑफ इंडिया में तनख्वाह हुआ करती थी। लेकिन विवाह के बाद रमेश बत्रा बहुत बड़ी त्रासदी के शिकार हो गए, और वो जो आदमी दोस्तों पे मरता था और दोस्तों पर नौछावर रहता था, दोस्तों की खातिर उनके परिवार में झगड़ा होने लगा। और एक सबसे बड़ी घटना ये घटी जिससे वो पूरा सब कुछ बदल गया। वो ये हुआ कि वो सुरेंद्र सुकुमार करके कहानीकार हैं, तो वो आए थे, तो उन्होंने कहा चलो घर चलो, दारू वारू खरीद ली, दारू के शौकीन थे वो। और राजौरी गार्डन में बड़ा सा घर भी उन्होंने ले लिया था। तो उसके बाद वो जब घर गए तो उन्होंने कहा जया वो ये बना दो, वो बना दो, फलाना। और उन्होंने जैसी बोतल खोली, जया रावत आई, उन्होंने खिड़की से बोतल फेंक दी और बोले मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, और आज से इस घर में कोई दारू नहीं पिएगा। रमेश बत्रा का बल्ब हो गया फ्यूज। दोनों सुरेंद्र सुकुमार वो रोने लगे, भूखे सो गए बगैर दारू पिए हुए, और फिर उसके बाद बहुत कहानी बिगड़ती चली गई। सारिका, संडे मेल, नवभारत टाइम्स, सब में बड़े बड़े पदों पर रहे। सारिका के विज्ञापन तक, ना धूल ना धुआं फिर भी कंपन, इस तरीके के विज्ञापन वो बनाते थे। कहानी जो भी उनके ज़िंदगी में चल रही होगी, यहाँ से उनका टूटन शुरू हुई, वो और दारू पीने लगे। और दिन में भी रात के 4 बजे उठ के भी बम्बई में मेरे यहाँ आए, तो सुबह मैं बाथरूम के लिए तो 4 बजे उठ के दारू पी रहे थे। और बोले अब ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बची नहीं है, नौकरी वगैरह भी छूट छाट गई। और भयंकर ठंड में दिल्ली की सर्दियों में दरियागंज में गैलार्ड सिनेमा के सामने जो लोहे के पाइप रहते हैं, उन पे हाफ शर्ट और रबड़ की चप्पल पहने रमेश बत्रा बैठे हुए थे। कमलेश्वर वहाँ से निकले, तब डायरेक्टर जनरल थे दूरदर्शन के, तो उन्होंने एक यू टर्न लिया दरियागंज से आगे। बोले ये रमेश बत्रा यहाँ ऐसी स्थिति में कैसे है? कमलेश्वर को अतीत कुछ नहीं पता था। वॉल्यूम बढ़ाना है। तो उनको एक्चुअली वो ऐसी भावुकता है कि वो आवाज़ वैसी कम हो जाएगी। तो उसमें कमलेश्वर लौट के उन्होंने गाड़ी घुमाई और लौट के आए। उन्होंने देखा एकदम, बोले रमेश, तो फील पाँव हो गए थे, हाथी पाँव जिनको बोलते हैं। और भयंकर सर्दियों में वो केवल आधी बाई की बुशर्ट पहने हुए थे, चेहरा वो था। तो उन्होंने क्या होगा तुमको, तुम ही साल में, तो रोने लगे। ये जो कमलेश्वर वाला प्रसंग था वो अंतिम अंश है। उसके बाद कमलेश्वर तत्काल उनको गाड़ी में बिठाल के फिर उन्होंने एक दो लोगों को फ़ोन किया, महेश दर्पण वगैरह को, चित्रा जी वगैरह को, कि अब ये तो बहुत ख़राब स्थिति में है। तो वो लेके फिर खुद लेके कमलेश्वर गए लोकनायक जयप्रकाश में। डॉक्टर से कहा कि इनका इलाज करना है, जो भी जितना पैसा है आप मेरे को बोलो, मैं चेक देता हूँ। डीन वगैरह उनके पहचान के थे, तो उन्होंने कहा कि सर सारे चेकअप होंगे और उसके बाद ही हम बता पाएंगे आपको, उसमें 2 दिन लगेंगे। तो दूसरे दिन कमलेश्वर गए
तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी ज़िंदगी के दिन ही 3 बचे हुए हैं, ज़िंदगी ही नहीं बची है। बोले इतने कॉम्प्लिकेशन हैं कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। और डॉक्टर ने बोला उसके दूसरे दिन उनकी डेथ हो गई। तो ये तो व्यक्तिगत ज़िंदगी का जो आप बोल रहे थे कि अराजकता और वो सब है, लेकिन रमेश बत्रा ने जितना भी लिखा, जो भी लिखा, उन्होंने विश्व की सबसे छोटी लघु कथा लिखी है। उससे छोटी कोई लघु कथा नहीं है। 2 लाइन की लघु कथा है, मैं सुना भी देता हूँ। शीर्षक है कहूँ कहानी। ये रफ़ीक भाई सुनो, उत्पादन के सुख से भरपूर थकान की खुमारी लिए रात में घर पहुंचा तो बेटी ने एक कहानी कही। ये रफ़ीक भाई सुनो, उत्पादन के सुख से भरपूर थकान की खुमारी लिए रात में घर पहुंचा तो बेटी ने एक कहानी कही। एक लाजा है, वो बहुत गलीब है। ये रमेश बत्रा है। वो फ़खर जमान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के राजनीतिक सलाहकार थे और अंतिम क्षणों में जो यातनाएं दी गई भुट्टो साहब को, पैर में तोड़ दिए और मतलब उसको लटका ही दिया था, उसके पहले ही तो लगभग मर गए थे वो। तो फ़खर जमान ने बंदी बान करके एक उपन्यास लिखा था और रमेश बत्रा उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी कई भाषाओं के जानकार थे। तो फ़खर जमान ने उपन्यास लिखा था बंदीवान, और वो उपन्यास प्रतिबंधित हो गया पाकिस्तान में। रमेश बत्रा ने अपने तमाम सारे सूत्रों से उस उपन्यास को मंगाया, उसका अनुवाद किया और वो भारत में काफ़ी चर्चित रहा। वो इतना लोकप्रिय हो गया कि यहाँ के लोग भी उसको प्रतिबंधित करने की मांग करने लगे। उसमें कैसे उनके घुटने तोड़ दिए, कैसे तलवों में करंट लगाए, जो भी कुछ यात्राएं वगैरह दी, तो वो सारा उनने उपन्यास लिखे। उनने बहुत सारा दूसरा अनुवाद बेतहाशा करते थे। वो रामस्वरूप अणखी जैसा पंजाबी का कथाकार, उसको हिंदी में लोकप्रिय बनाने वाले रमेश बत्रा थे। पूरे के पूरे विशेषांक वो रहते थे और वो आते भले ही 2 बजे होंगे, लेकिन सुबह के 4 बजे तक वो सारिका में बैठे रहते थे। पान का बीड़ा उनका उसमें चलता रहता था। तो ऐसे विलक्षण कथाकार, हर चीज़ में विलक्षण, उस पर हम आज बात कर रहे हैं। और मेरी मानता है कि वो 8वें दशक के पहली पाँत के लेखक थे। उनकी भाषा, उनके कथ्य, उनके कहने का अंदाज़, और ऐसे कहानीकार थे जो हर कहानी में नई तरीके की के कथ्य लेके आते थे। भाषा अलग रहती थी और जो उनके संवाद थे, वो संवाद की जो प्रस्तुति थी वो कहानी को और ज़्यादा मजबूत करती थी। उनकी तमाम सारी कहानी है, जैसे शब्द, संवाद कहानी के उनके प्राण तत्व रहते थे। रगड़ खाती संवेदना, और दूसरा क्या है कि जैसे मैंने अभी निकाले हैं, वो शब्दों से खेलते थे। ऐसे शब्द रहते थे कि आप उनका अर्थ तो समझ जाएंगे, लेकिन वो प्रचलित धारणा में नहीं थे। बचपनिया, गुड़मुड़ा, हौंकता है, अधर खड़, जंगली जोग्राफिया, जंगल का तंत्र, उसमें कहानी भी है उनकी बहुत ज़बरदस्त। लिप्तागिरी, बलबला, खुली डुली, हौंकने, और इस तरीके के तरह तरह के संवाद थे। कथ्य का यहाँ तक मामला है, वो ऐसी जगह से कथ्य लेके आते थे कि
आप उम्मीद ही नहीं कर पाएँ कि इस पे भी कहानी लिखी जा सकती है। 4-5 कहानियों का मैं जिक्र करूँगा। ऐसे उनके ये पहला कहानी संग्रह है नंग मनंग, 1978 में आया था। और इसकी जो कहानी है नंग मनंग, मनोवैज्ञानिक धरातल की कहानी है। और एक दो लाइन में यदि बाद में तो उसमें तमाम सारा विश्लेषण है कि हम जिस तरीके के स्त्री को लेके हमारे यहाँ धारणा है कि यदि बहन बड़ी हो रही हो तो माँ बोलती है कि तू इधर रहे, कपड़े ऐसा कर, मतलब दूर उसके शरीर से आदमी में एक आकर्षण रहता है और स्त्री शरीर को देखने की इच्छा रहती है। ये उस कहानी नंग मनंग का कथ्य है। और जब उसका नायक उसकी शादी होती है तो पहले दिन वो पति पत्नी को बोलता है कि मुझे कुछ नहीं, सबसे पहले आदिम अवस्था में मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो वो बड़ी एकदम पहले ही दिन पतिदेव इस तरीके की चीज़ें बोल रहे हैं। इसी धरातल पर ये कहानी चलती है और उसमें फ्राइड भी आ जाते हैं, दर्शन भी आ जाता है, समाज भी आ जाता है, सामाजिकता भी आ जाती है। और बड़े कैनवास पर है, बहुत भारी चर्चित उनकी कहानी रही है। और उनकी एक कहानी है शर्म बेशर्म। शर्म बेशर्म कहानी जो है वो बहुत अलग तरीके की कहानी है। सारिका में कहानी छपी थी और छपने के साथ ही बहुत पॉपुलर हो गई थी वो। और उसमें क्या है कि रेखी नाम की एक लड़की है जो नरेन नाम के व्यक्ति से प्यार करती है और उसकी मौत की खबर कहानी की पहली लाइन में ही आ जाती है। नरेटर को नरेन बोलता है कि रेखी नहीं रही। और उसमें जो जातिगत समीकरण है, उसमें जिस तरीके की मानसिकता है सवर्णों की, उसमें जिस तरीके का एटीट्यूड है पेरेंट्स का, माता पिता का, वो इतना अद्भुत है और वो इतने भव्य तरीके से उसमें आता है कि पाठक को लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। रेखी स्टोव की आग में जल जाती है और उसकी माँ उसको जले उसमें ठंडा बाल्टी से ठंडा पानी डाल देती है। उसके बाद जो उसके इलाज की प्रक्रिया होती है वो न्यूनतम होती है, लगभग नहीं। 20-25 दिन बाद उसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं और अंततः वो मर जाती है। जब वो मर जाती है तो नरेन जो उसका प्रेमी है, जो उससे शादी करना चाहता है और वो भी शादी करना चाहती है, तो वो नरेन को बोलती है कि मेरे माता पिता, पंडिताइन बोलती है उनको कि मेरे माता पिता तो चाहते हैं कि मेरा विवाह बगैर दहेज के हो और विजाति से भी नहीं करना देना चाहते, तो कोई पंडित जी ही चाहते हैं। तुम यदि मुझसे प्यार करते हो, मुझसे विवाह करना चाहते हो, तो तुम बाहर अपना ट्रांसफ़र करवा लो। तो वो अपना नरेन जो है वो एकदम खुले विचारों का व्यक्ति है। और इसकी जब डेथ हो जाती है रेखी की, तो पंडित जी जो हैं उसको नहलाने के लिए, अंतिम क्रिया के लिए भी जो नहलाते हैं, तो मंगलू नाम के मेहतर को बुलाते हैं। नरेन बोलता है, कहानी का नरेटर बोलता है कि हम नहला दें, तो वहाँ नैतिकता आ जाती है। वहाँ दूसरे तरीके के प्रवचन देने लगते हैं पंडित जी। और फिर उसके बाद नरेन जो है, तो यहाँ कहानी एकदम बदलती है। मतलब विरोध जो है या हमें आपकी चीज़ें पसंद नहीं हैं, तो कैसे बदलाव आ रहा है, तो वो तो प्रतीक में ही दिखाएगा ना कहानी में। तो नरेन जो बोलता है कि मैं नहला देता हूँ, नरेटर बोलता है मैं नहला देता हूँ, तो बोले तुम कैसे हाथ लगा सकते हो। हमारी जो रीति रिवाज है, हमारी जो परंपरा है, और वो मंगलू हरिजन जो नहलाता है, तो उससे वो लोग बदतमीजी करते हैं। मतलब जब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता तो हमारे व्यवहार से भी दिखता है ना, भंगमा से भी दिखता है। तब वो नरेन जो है तो उसको लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा वो है। तब उसने कहा कि पंडित जी को सरेआम बेइज्जत करना चाहिए और इनका जो पाखंड है वो सामने आना चाहिए। तो फिर वो
पुलिस में एफआईआर करने चला जाता है और यहाँ कहानी ख़त्म होती है। अंतिम यात्रा का वो दृश्य है, लेकिन वो अंतिम यात्रा में शामिल ना होकर पुलिस के उसमें जाता है और वो पंडित जी को बेनकाब करना चाहता है। तो ये जिस पूरी कहानी में टोटलिटी में यही आता है कि जो सामाजिक कठोरता है वो किस तरीके से हमारे रिश्तों को क्षतिग्रस्त करती है, और इसकी जो भाषा है वो एकदम धीरे धीरे लुढ़कती हुई चलती है। वो मतलब पूरी चीज़ें एकदम ऐसा लगता है, मतलब रमेश पत्तला की कहानी की तासीर ये है कि वो सामने घट रहा है, जो दृश्य चित्र है वो बिल्कुल सामने आते हैं कि क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो इसी तरह उनकी एक कहानी है कुएं की सफाई, बहुत अद्भुत कहानी है, दैनिक में छपी थी और 6 महीने तक इस कहानी पे वो चलते रहे थे, चिट्ठियाँ छपती रही थी और एकदम नए तरीके का कथ्य है। वो बिल्कुल जीवन की विसंगतियों से और बदभासी से ही कहानियों के कथ्य निकाल के लाते हैं और वहीं से भाषा लेके आते हैं। एक कहानी से दूसरे कहानी तक आते आते आप उनकी भाषा में भी बदलाव पाएंगे। कथ्य तो अलग होता ही है। कुएं की सफाई एक छोटे से शहर की एक छोटे से परिवार की प्रेम कथा है जो, और उसका मूल कैरेक्टर है भाभी, और भाभी के प्रति मतलब जो नरेटर है वो देवर है, तो उसका भाभी के प्रति अगाध श्रद्धा है, आकर्षण नहीं। और उनके जो बड़े भाई साहब थे तो भाभी डांस करती थी और छोटे शहर में उनको नचनिया बोला जाता था। तो भाई साहब उनसे मोहब्बत करते थे, भाई साहब उनसे शादी कर लेते हैं पारिवारिक विरोध के बावजूद, सामाजिक विरोध के बावजूद। और उसके बाद जब उनकी बेटी होती है तो वो बहुत उत्साह में कूदते हुए माँ के पास जाते हैं और बोले घर में लक्ष्मी आ गई है। तो माँ बोलती है कि नचनिया पे तेरे को इतना विश्वास है, तेरा खून बहाओगा, पता नहीं किसका पाप ले आई है। तो भाई साहब का पूरा उत्साह एकदम काफूर हो जाता है। तो उसके बाद जो देवर है तो उसका मन नहीं मानता, तो वो देखने जाता है बिटिया को और आके माँ को बोलता है कि बहुत सुंदर है, लड़की बहुत सुंदर है और भाभी का ही चेहरा मोहरा है। तो माँ उसको बाकायदा पीटती है और खाना नहीं देती। उसके बाद नचनिया से शादी कर ली और नचनिया क्या साथ निभाएगी। तो भाभी तो बहुत अच्छे विचार की और दबंग महिला है और वो भाई साहब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो वो उसका बेटी को लेके घर के सामने एक कुआं है उसमें कूद जाते हैं और मर जाते हैं। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है भाई साहब की, तो भाभी जो है तो वो उनकी जब सांस आती है तो वो प्रणाम भावुकता कुछ ना करके वो ये बोलती है, कमज़ोर थे, सहन नहीं कर पाए, विरोध नहीं कर सकते थे, जब मैं सह रही हूँ तो तुम क्यों नहीं सह सकते। तो बोल कन्ना मन्ना देने वो जो अंतिम संस्कार के लिए वो डर जाते हैं। तो बाकायदा स्त्री की स्वतंत्रता, उसकी मजबूती, उसके अपने तेवर, और बोलो इसी शहर में मैं रहूँगी। उसके बाद लोग उनको बोलते हैं कि बात पुरानी हो जाती है। घर वाले इस घटना के बाद थोड़े सामान्य होते हैं, आते हैं। देवर लगभग रोज़ आता है, उसे कहा जाता है कि आप दूसरा विवाह कर लो। उसने कहा नहीं, दूसरा विवाह नहीं करूँगी। फिर उनसे कहा जाता है शहर बदल दो। तो उसने कहा क्यों, ये शहर क्यों बदलूँगी, मैं तो शहर नहीं बदलने वाली। तो बोले अभी शहर में रखा क्या है। इसी बीच भाभी अनाथालय से एक लड़की ले आती हैं, गोद ले लेती हैं वो, और उसकी औपचारिकता, कागज़ पत्तर सब तैयार हो रहे होते हैं। तो भाई लोग छोटी मोटी संस्था सक्रिय हो जाती हैं। अदालत का मामला चल जाता है, भाभी लड़ाई लड़ती हैं लड़की को पाने के लिए। और उसके बाद
जब उनसे बोला जाता है कि आप छोड़ क्यों नहीं रही हैं शहर, और फिर वो जो नाचने का उनका शौक़ था उसको वो प्रोफेशन बना लेती हैं कि आप सब लोग मुझे नचनिया बोलते हैं तो अब मैं नचनिया ही बन के ज़िंदगी जीऊँगी। तो बाकायदा वो नृत्य वगैरह करती हैं, प्रोग्राम वगैरह चलते हैं उनके, और अदालत की लड़ाई भी लड़ती हैं, लड़की को गोद लेना चाहती है। कहानी का अंत यहाँ होता है कि उनसे पूछा जाता है कि इस शहर में क्या है आपका, आपका पति मर गया, आपकी बेटी मर गई, कोई आपको पूछ नहीं रहा, आपका सामाजिक बहिष्कार हो चुका है, तो इस शहर में क्या रखा है? तो बोलती है कि इस शहर में बहुत कुछ रखा है। बोले क्या? बोले मुझे सामने को जो जहाँ भाई साहब मरते हैं तो उस कुएँ को घूरा बना दिया जाता है, पूरे मोहल्ले का कचरा मचरा वहाँ डाला जाता है कि ये तो मौत हो गई है और यहाँ क्या है, तो इसका कौन पानी पिएगा, फलाना ढिकाना। तो बोलते हैं कि क्या ज़रूरी काम है जिसके कारण आप रुकी हुई हो? तो वो कहती हैं कि सबसे बड़ा काम है। क्या? तो बोले कुएँ की सफाई, मुझे कुएँ को साफ़ करवाना है और मेरी इच्छा है कि इस कुएँ की जब सफाई हो जाए और उसका जो पानी हो वो पहली बार मेरी बेटी इस कुएँ का पानी पिए। यहाँ कहानी ख़त्म होती है। ये है रमेश बत्रा, और ये उसमें तमाम सारी धाराएं एक साथ चलती हैं। हम चलते हैं, हमारा समाज चलता है, हमारी नैतिकता चलती है, हमारी कठोरता चलती है, हम क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला जो जीवन जीना चाहता है आप उसको प्रतिबंधित नहीं कर सकते। लांछित भी करेंगे तो वो जिस दबंगई के साथ वो रह रही हैं और जिस दबंगई के साथ वो सोच रही हैं तो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है ना। और ये हमारे समाज के भीतर से ही निकल कर आता है। जैसे रमेश बत्रा की कहानी है हूटर, और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ध्वनि शब्द बन जाते हैं। हूटर कहानी उसकी प्रतीक कथा है। तालाबंदी होती है और खरादी बेरोजगार हो जाता है, उसका कोई भी आय का साधन नहीं रहता। उसके बाद उसकी बेटी मर जाती है इलाज के अभाव में, बेटा बीमार रहता है, परेशान रहता है वो, उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, मीना उसका नाम है। तो अचानक उसके दिमाग में एक आता है कि गई भाड़ में नैतिकता, मैं पत्नी से व्यवसाय कराऊंगा और मैं इसका ग्राहक ढूंढ के खुद लाऊंगा। कहानी यहाँ से चलती है और वो मंदिर पे जाता है, मंदिर की सीढ़ियों पे जो युवा बैठा रहता है उससे बात करता है। तो फिर उसके दिमाग में द्वंद्व चलता है, नहीं इस मीना इसको तो ऐसे पसंद नहीं करेगी, तो उसके होंठ काले हैं, ये तो गंदे कपड़े पहना है, फलाना ढिकाना। तो उसके पास जाके वो लौट आता है। फिर वो एक मिल के आसपास जाता है तो मिल मजदूर निकल रहे हैं, बोले अरे ये कत्थई कपड़े वाला ठीक है, उससे बात करने जाता है। फिर उसके अंदर द्वंद्व आता है, नहीं इसको नहीं ले जा सकते, तो मिल मजदूर है, बदबू आती है, फलाना ढिकाना ये है। फिर वो किसी स्टूडेंट के पास, ऐसे 7-8 हुए हैं। और वो जैसे ही जाके लौटता है, कहानी में आता है कि हूटर बजा। हूटर यहाँ प्रतीक है, आपके विचारों पर विराम लगाने के लिए, आपको सतर्क करने के लिए, आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि आप बहुत गलत सलत सोच रहे हैं। और अंत में जब वो 7-8 जगह ये सब करके द्वंद्व में पड़ के पीछे आ जाता है, तो फिर जब हूटर बजता है तो वो लगता है मीना तो रानी है, वो इस सब उसको चक्कर में मैं क्यों धकेलूँगा, वो रानी की तरह रहेगी, मैं संघर्ष करूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करूँगा। और वो उस घर की रानी है जिस घर को मैं प्यार करता हूँ। यहाँ कहानी ख़त्म होती है। तो ये जिस तरीके की स्थितियों से रमेश बत्रा स्थितियों को सामने रखते हैं, वो कहानी का विषय लोग सोच ही नहीं पाते हैं। अपनी पत्नी की दलाली करते और फिर उसमें जो द्वंद्व आता है। एक उनकी कहानी है गवाह गैर हाजिर, वो उसमें चोरी करने जाता है
वो पहुंच जाता है शयन कक्ष में लोगों के, तो पति पत्नी से बोल रहा है, तो बोले कुछ हुआ क्या? तो बोले कि नहीं। तो बोले फिर कल तो गिरफ्तारी हो जाएगी। तो वो किसी झूठे गबन के आरोप में उसको पकड़ा जाता है, उसको पैसा 70,000 जमा करना पड़ता है। वो सब जगह व्यवस्था करता है, कहीं नहीं आता। तो चोर उनकी बात सुनकर इतना द्रवित हो जाता है कि वो अपनी जेब का पैसा निकाल के वहाँ रख के चला जाता है। ये उनकी कहानी है गवा गैरहाजिर। एक और कहानी है उनकी, दूसरी मौत। ये दहेज हत्याएं, दहेज के उसमें, और फिर समझौते। तो उसमें शशि नाम का कैरेक्टर है, और वो कहानी की स्टार्टिंग में ही वो बोलती है कि लड़कियां 2 बार जलने को अभिशप्त हैं। उसका संवाद है, लड़कियां 2 बार जलने को अभिशप्त हैं, एक बार घर में, दूसरी बार चिता में। यहाँ से कहानी शुरू होती है और अद्भुत शैली है कहानी की। डाउरी डेथ का सारा मामला है। केस चलता है। केस चलने के बाद जब ससुर पक्ष को सज़ा होने की स्थिति आती है, तो वो घर पे जाते हैं लड़की के पिता के पास। तो उन्होंने कहा सज़ा हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपकी स्थिति बहुत दारुण है, आप बताइए मुझे क्या करना है। यदि आप केस वापस ले लेंगे तो मेरा पूरा परिवार, सामाजिक प्रतिष्ठा और वो सब कुछ बच जाएगा। और भावताव होता है और वो केस वापस ले लेते हैं, और उसके एवज में उनको पैसा मैसा या जो भी समझौता होता है। लेकिन इस कहानी का जो शिल्प है, ये दूसरी मौत, इसलिए पहली मौत तो उसकी हो ही गई है। ये इस तरीके का जो उसके पेरेंट्स करते हैं वो है। इस कहानी की जो शिल्प है, उसमें बीच बीच में जिस तरीके की कविताएं वो आती हैं, वो मैंने तो हिंदी कहानी में ऐसा पढ़ा ही नहीं। मतलब कहाँ से आदमी, एक बहुत सामान्य सी घटना है, लेकिन इसको प्रस्तुत करने का जो अंदाज है वो निराला है। जैसे कहानी की शुरुआत में शशि हूँ, कल तक जिंदा थी आज मरी हूँ, और उसके बाद बीच बीच में जो कविताओं के अंदाज में चीज़ें आती हैं, उसमें महाभारत भी है, इतिहास भी है, संस्कृति भी है, और वो नेपथ्य में इतनी ताकत के साथ उभरते हैं कि कथ्य धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो लक्ष्मी विष्णु को जगा, लक्ष्मी विष्णु को जगा, पार्वती शंकर को पुकार। लक्ष्मी विष्णु को जगा, पार्वती शंकर को पुकार, सीता राम को चेता, सीता राम को चेता, भामा कृष्ण से पूछ। ये कहानी के बीच में आता है, और ऐसा इसमें कम से कम 10 बार है। जहाँ कथ्य बदलता है वहाँ वो अपनी बात ऐसी कविताओं से बोलते हैं, जैसे धर्म हवन कुंडों से बहारा, धर्म हवन कुंडों से बहारा, अग्नि परीक्षाएं लेना बंद कर। धर्म हवन कुंडों से बहारा, अग्नि परीक्षाएं लेना बंद कर, अनुसुईया चिता पर मत बैठ, अनुसुईया चिता पर मत बैठ, दुनिया सतियों के मंदिर मत बना, दुनिया सतियों के मंदिर ना बना। ऐसे ही है जब वो अपने पिता को वो करती है कि तुमने क्या किया, पिता मुझे मासूम न समझ, पिता मुझे मासूम न समझ, माँ मुझे अमानत न मान, माँ मुझे अमानत न मान, भाई मुझे अबला ना जान, भाई मुझे अबला ना जान, बहन मुझे दान देने से बचा, बहन मुझे दान देने से बचा। और इस तरीके के सीता रावण को दूर से पहचान, ये कहानी आगे आगे चल रही है, और वहाँ जब उसको विस्तार देना होता है तो वो इस तरीके की पंक्तियों का इस्तेमाल करते हैं जो कहानी में भी बोल्ड तरीके से छपी हुई है। सीता रावण को दूर से पहचान, सीता रावण को दूर से पहचान, अहिल्या पत्थर बनने से इनकार कर,
सीता रावण को दूर से, मतलब आप बिंब देखिए, प्रतीक देखिए कि कहानी कहाँ से कहाँ जा रही है। सीता रावण को दूर से पहचान, अहिल्या पत्थर बनने से इनकार कर, द्रौपदी अपने बंटवारे का विरोध कर, द्रौपदी अपने बंटवारे का विरोध कर, सावित्री यमराज से कहे मैं जी उठूं, सावित्री यमराज से कहे मैं जी उठूं। तो ये रमेश बत्रा हैं, उनकी कहानी के शिल्प हैं। और जब इस तरीके की कहानी पढ़ पढ़ के मैं आगे बढ़ा, और उनकी मौत 1999 में हुई, और इस तरीके की कहानी उनकी मौत के पहले भी बहुत कम लिखी गई, मौत के बाद तो उस तरीके का कुछ मैंने किसी भी कथाकार में नहीं देखा कि ऐसी कथ्य लेके आया हो, भाषा लेके आया हो, सब बड़े अलग तरीके का सारा मामला था। तब मेरे दिमाग में ये आया कि रमेश बत्रा की कहानियों को फिर से लोगों के सामने लाया जाए। और जैसे पवन करण ने अपने भाषण में कहा भी, तो मेरे दिमाग में उनके उपन्यास या वो सब था, लेकिन मूलतः उनकी चमक जो थी वो कहानीकार के तौर पे थी। तो मेरे दिमाग में आया कि उनके 3 कहानी संग्रह थे, उनमें 24 कहानियाँ थीं। तो वो कहानियाँ फिर आए, उनकी चर्चा हो और उनके बारे में लोग नए सिरे से, ख़ास तौर पर नई पीढ़ी जाने कि रमेश बत्रा क्या थे और ज़िंदगी के द्वंद्व ने उन्हें कहाँ पहुँचा दिया। तो मैंने कोशिश की कि उनकी किताबें, उनकी कहानियाँ जोड़ूं, और टोटल उनकी 24 कहानियाँ 3 संग्रह में थीं। और उसके बाद मैंने प्रयास किया, 2-4-5 जगह मैंने बात की, तो चित्रा मुदगल ने मेरे को कहा कि कैसे तुम ये सब कर लोगे, ये तो बचकाना विचार है। तो मैंने क्या, तो बोले कि मैंने दूरदर्शन के लिए क्लासिक कहानियों पर एक सीरीज़ शुरू की थी जब मैं प्रसार भारती में थी। तो मैंने जया रावत को कहा कि रमेश की ये कहानी लेना चाहती हूँ और मुझे आपके अधिकार चाहिए, 10,000 रुपये उसका वो है। तो बोले आगे से मुझे फ़ोन मत करना, मैं अभी भी उनकी विधवा हूँ और मैं आपको कोई अधिकार नहीं देने वाली। तो बोले कि यदि वो नहीं देगी तो तुम्हारा क्या कर लोगे, को मेहनत हो। तो मैंने कहा पहले चीज़ें तो जुटा लूँ। तो मैंने जितने भी उनके जो प्रकाशक थे उनके घर में आग लग गई, प्रकाशक मर गया, उनका जो दामाद है डॉक्टर कमल चोपड़ा, तीनों किताबें पंकज प्रकाशन ने छापी थी। तो वो उसका साहित्य संस्कृति से कोई लेना देना ही नहीं था। और तमाम सारे लोगों के 7-8 जगह मैं गया, मोंगा गया, पंचकुला गया, चंडीगढ़ गया। एक जी के साहित्य का नामचीन का नाम नहीं लूँगा मैं, उन्होंने मेरे को बुला लिया, 5 माले का उनका घर था। तो प्रकाश सिंह बादल के PRO रहे थे, पब्लिसिटी का काम देखते थे। तो उसके बाद बोले नसैनी नहीं है, ऊपर कौन चढ़ेगा, किताबें तो हैं, लेगा कौन। तो मैंने कहा कि मैं कर लेता हूँ, नसैनी का क्या मतलब है, मैं आई इस काम के लिए हो। तो उनने इतने अड़ंगे लगा लिए कि मैं दुखपूर्वक वहाँ से, मैंने कहा आपको बुलाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अंततः मैंने उनकी तीनों जो किताबें थी वो प्राप्त कर ली और उनको संपादित किया, प्रकाशक से बात की, उनका कहीं कोई फ़ोटो नहीं था। उसके लिए सारे अंधे कुओं में बाँस डाले, उनके घर से मुझे एक कागज़ नहीं मिला, एक फ़ोटो रमेश बत्रा के घर पे नहीं है। जब ये सारे फ़ोटो वगैरह सब मैंने जुटा लिए, पुराने शादी के, इसके उसके, सारिका के दिनों के, उनसे फ़ोटोग्राफ़र वगैरह से मिल के, उसके बाद मैंने जया रावत को फ़ोन किया कि मैं नंबर लिया किसी से। तो चिताई ने कहा उससे बात कर लो। मैंने कहा करूँगा ही बात, पहले सामान तो जुटा लूँ। और वकील से भी बात की कि यदि वहाँ से मुझे स्वीकृति नहीं मिलती है तो विकल्प क्या है, लेकिन पहले तो परंपरागत तरीका है उसी पे चला जाए। तो मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने कहा अरे इतने सालों बाद फ़ोन कर रहे हो, कैसे हो हरीश। तो मैंने कहा कि आप कैसी हैं। तो बोले मैं एकदम ठीक हूँ, तुम्हारा नंबर तो मैंने सेव करके रखा हुआ है। मैंने ये नंबर कहाँ से सेव कर लिया, हमारा संपर्क ही नहीं है 30 साल से, तो नंबर कहाँ से, ट्रू कॉलर लगा होगा उसमें नाम आया होगा। मैंने कहा लेकिन मैंने अपने मतलब से फ़ोन किया है, मैं ऐसा ऐसा चाहता हूँ। बोले मुझसे क्या है। तो मैंने कहा उसमें यह है कि आप मेरे को अधिकार दे रही हैं और मैं एक ही जिल्द में उन कहानियों को लेना चाहता हूँ।
तो उन्होंने कहा ठीक है, और फिर उन्होंने एक डायरी के पन्ने पर 3 लाइन लिख के भिजवा दी कि मैं शुभकामनाएं देती हूँ और ये। तो मैंने कहा ये नहीं चल रहा है, लीगल मामला है और मैं आपको एक व्हाट्सएप भेज रहा हूँ, आप अपने हाथ से, वो एक NGO चलाती हैं जया प्रयास, तो मैंने कहा अपने हाथ से कि मैं जया रावत पत्नी रमेश बत्रा के ये संग्रह नंग मनंग पीढ़ियों का खून फाटक, इनको एक जल्द में करने का अधिकार हरीश पाठक को देती हूँ। उनके इस काम में मेरी स्वीकृति है और मुझे किसी भी तरीके का मानदेय या वो नहीं चाहिए। और उनके हाथ से लिखा हुआ सील सिक्का लगा हुआ तो मेरे पास आ गया। उसके बाद मैं आगे बढ़ा और मुझे इस बात का बड़ा सुख है कि रमेश बत्रा की ये लेख प्रकाशन ने छापी है और इसका पेपर बैक हार्ड बाउंड और इंटरनेशनल ब्रांड एक होता है जो अलग ढंग से छपाता है, ये विदेशों में भी मिलता है और ये 3रा संस्करण उसका आ रहा है। और अब आज जब मैं इस वक्त यहाँ बैठा हूँ तब रमेश बत्रा पे 5 किताबें आ चुकी हैं मेरी किताब के बाद। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें मेरी कोई भी भूमिका नहीं है, उन कहानियों में इतनी ताकत है, वे राजनीतिक विवेक से भरपूर हैं, वे कथा रस से भरपूर हैं, वे कथ्य की नवीनता से भरपूर हैं, उनमें विजन है और उनकी कहानियों में कोई थोती प्रेम कथाएं या उस तरीके का नहीं होता, वो खांटी जीवन से निकल कर आती हैं। और उसमें मैं एक कहानी का 2 कहानी का जिक्र ज़रूर करूँगा जो मील का पत्थर है। और उस तरीके की कहानियाँ लिखना ना केवल दुर्लभ है, दुर्लभ तंत्र है। उनकी एक कहानी है कत्ल की रात, और जिस पे ये शीर्षक कथा है। और कत्ल की रात जो है उस दौर की कहानी है जिस दौर में बूथ कैप्चरिंग का हम लोगों ने नाम भी नहीं सुना था। बूथ कैप्चरिंग का कहीं कोई नामो निशान नहीं था और जो तमाम तरीके की चीज़ें पैदा हो गई हैं राजनीति से जुड़ी हुई या चुनाव से जुड़ी हुई, तो उसमें एक सतनाम नाम का कैरेक्टर होता है और एक लड़के को जो सतनाम का दोस्त है उसके पिता चिट्ठी लिखते हैं और कहानी यहाँ से शुरू होती है। और वो पिता चिट्ठी लिखते हैं और लिखते हैं कि यहाँ चुनाव का दौर है और सतनाम का वो ना 3 में है ना 13 में है, लेकिन भी पागल हो चुका है वो चुनाव को लेके और वोटिंग को लेके पागलों की तरह घूमता है। हर आदमी को रोक लेगा, वोट दोगे, चुनाव मतदान में जाओगे, सड़क चलते आदमी का हाथ पकड़ लेगा और फिर उसका जवाब सुनेगा तो उनको लगता है किसी पार्टी के प्रचार कर रहा होगा। फिर बाद में पार्टी का नाम बता देगा, चुनाव चिन्ह बता देगा, तो नहीं आप किस पार्टी वाले, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। अच्छा क्या करेंगे हम दे के वोट, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो सामने वाला घबरा जाता है कि क्या मतलब कर क्या रहा है। तो उसके बाद वो पूरी की पूरी कहानी एक जागरूक मतदाता की कहानी है जो इस देश में लोकतंत्र को बचाने, लोकतंत्र को सुरक्षित रखने और लोकतंत्र का हिमायती है। और वो बार बार कहता है कि ये कल चुनाव है, ये कत्ल की रात है, सो मत जाना, लुटेरे आएंगे और हमारा वोट खा जाएंगे। हिलाता है चाची मामी फलाना, पूरे गांव में जागृति जैसी करता है। लोग उसको पागल बोलने लगते हैं, पागल है, सर दिमाग खराब हो गया। फिर वो पूछता है, उसके संवाद है कि हम लोग दिन ब दिन हत्यारे हुए जा रहे हैं। हम लोग दिन ब दिन हत्यारे हुए जा रहे हैं। दरअसल हमारी राजनीति हत्यारी हो गई है। हम लोग दिन ब दिन हत्यारे हुए जा रहे हैं। दरअसल हमारी राजनीति हत्यारी हो गई है। शराबी,
उसे आज तक यही समझ में नहीं आया कि शराब बनती रहनी चाहिए या बंद होनी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। धत कहीं से कहीं जोड़ रहा है वो चीज़ों को। फिर बोलता है कत्ल की रात है ये, आज सोना मत, आज जागना है, कल वोट पड़ेगा। वोट क्या है? वोट नोट है, वोट शराब है। लंगोटी वाले बाबा का कहना है कि शराब जहर है। दोस्त से वह बहस के बीच बड़ी साफ बात करता है, वोट का वह रूप जो नहीं होना चाहिए था किंतु हो गया है। हमें अपनी ज़मीन नहीं छोड़ना चाहिए। चलो छोड़ो, बहरहाल वोट है तो उसका इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि हम सोच समझ कर ये फैसला कर लें कि हमें करना क्या है, वोट देना है या नहीं देना। और मैं तो चाचा ये बोलता हूँ कि हम सर्कस देख लें, वोट देने क्या जाएं। जब हमारे वोट से कुछ हो ही नहीं रहा है तो हम सब लोग मिल के सर्कस देखें। वहाँ जौकर के कारनामे से तो देख के प्रसन्न होंगे ना। और यहाँ भी जौकर बैठे हुए हैं, ना वो आपकी बात सुनेंगे ना मेरी बात सुनेंगे। तो जौकरों के समारोह से अच्छा है मोरी ओरिजिनल जौकर को देखें, ताली बजाएं, प्रसन्न रहें। ये जो कहानी है और जो सतराम का कैरेक्टर उभर कर आता है वो ऐसा लगता है कि हमारे सामने से घूम रहा है। वो नौकरी छूट गई है, बेचारगी का शिकार है, बेरोजगारी का शिकार है, लेकिन मन और प्राण से वो चाहता है कि इस देश की राजनीति जो दूषित हो चुकी है, जो हमारा वोट चोरी जाता है, वो साबित भी रहे और सुरक्षित भी रहे। एक और कहानी है रमेश बत्रा की, वो है जंगली जोग्राफिया। और जंगली जोग्राफिया जंगली जोग्राफिया इस देश की इतनी बड़ी त्रासदी है कि फौजी फौजा सिंह सरहद पे तो जीत जाता है, वो चौकी पे कब्जा भी कर लेता है, उसके पैर में गोली लगती है तो वो लंगड़ा भी हो जाता है, वो बैसाखी से चलता है, वो उसको रिटायर कर दिया जाता है, उसको वीर चक्र मिलता है। वो दिल्ली में वीर चक्र लेके जब अपने गांव जाता है और जब वो लंगड़ा हो जाता है, सब तो जिससे मोहब्बत करता है उसका ससुर कहता है कि तुम लंगड़े हो, लूले हो, तुम वहाँ दुश्मनों को परास्त करके आए हो, तुम्हें वीर चक्र मिलेगा, तो मैं तो तुम्हारी शादी करने ही वाला हूँ, मुझे उससे कोई लेना वो नहीं है, कुछ भी है, लोग मुझे रोक टोक रहे हैं, लेकिन और उसकी प्रीतों से शादी हो जाती है जिससे वो मोहब्बत करता है। इतना भयावह सच कि जो फौजी वीर चक्र पाता है और दुश्मनों को परास्त कर देता है, वो घर के युद्ध में हार जाता है। जब वो अपने गांव आता है और बड़े उत्साह से अपनी माँ से मिलता है, अपनी पत्नी से मिलता है, तो उनके अंदर कोई उत्साह नहीं दिखता है। और जो पत्नी है वो लगभग रुआसी सी उसको अपना जो भी कुछ किस्सा बताती है, उसके तहत होता ये है कि हवेली का जो सरदार है वो जब सौंच से लौट रही थी तो उसके साथ उसने उसको अपहरण कर लिया, उसके साथ दुष्कर्म किया, कुछ पैसे उसको दे दिए और उसको धमकी दी पंजाबी भाषा में कि यदि मुंह खोला तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और वही हवेली का सरदार उसकी माँ के साथ यानी फौजा सिंह की माँ के साथ दुष्कर्म कर चुका है। कोई भी गांव की महिलाओं को वो छोड़ता ही नहीं था। और उसके बाद जब उसको पता चलता है फौजा सिंह को, तो वो बहुत उत्तेजित होता है, लेकिन उत्तेजित होने के पहले मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो पंचायत में जाता है, वो विधायक के पास जाता है, वो सांसद के पास जाता है, वो पुलिस में जाता है, वो महाशय जी के पास जाता है। महाशय एक प्रतीक बनाए उन्होंने, सबसे ऊंचा ओहदा। और उसके बाद जब घर आता है तो उसी की पगड़ी से प्रीतो फंदा लगा के मर जाती है। और कहानी यहाँ से शुरू होती है। जंगली जोग्राफिया उसका नाम ही है। और उसके बाद वो पुलिस के में जाता है तो थानेदार नहीं रहता वहाँ,
जीप में पेट्रोल नहीं रहता। वो पूछता है कि थानेदार कब आएगा, उसको बोला जाता है जब दारू की बोतल आएगी। तो बोले कि दारू बोतल कब आएगी, बोले जब तुम लाओगे। तो ये संवाद हैं, उसमें कहानी में संवाद हैं। और उसके बाद वो सब जगह जाता है तो उसको बोला जाता है कि तुम क्या होशियारी कर रहे हो, हत्या तो तुम ही ने की है ना उसकी, और ये सब पगड़ी, तुम्हारी पगड़ी वो कैसे बांध लेगी, वो कैसे मर जाएगी। और सारे सब कुछ हवेली का सरदार, महाशय जी, विधायक, पंचायत, सारा तंत्र उसको इतना प्रताड़ित कर देता है और उस पर अपराध लग जाता, FIR दर्ज कर दी जाती है कि इसने अपनी पत्नी की हत्या की। और अंत में जब कहानी यहाँ समाप्त होती है वो ये है कि उसको बाकायदा सामूहिक तौर पे पीटा जा रहा है, ये कहलवाने के लिए कि हाँ मैं ही अपनी प्रियुतो का हत्यारा हूँ। तो ये इस मिजाज की कहानियाँ रमेश बत्रा लिखते थे। और इस दौर में इसमें इस तरीके की कहानियाँ होती ही नहीं हैं। उनकी जिस तरीके की भाषा थी, कथ्य को जैसे आगे ले जाते थे, यहाँ से कथ्य निकाल के लाते थे, कहीं कोई भावुकता, कहीं किसी तरीके का वो नहीं। उनके जैसे कुएं की सफाई का मैंने जिक्र किया, एकदम अलग तरीके की कहानी है, मिडिल क्लास, जरा सा भी कुछ कोई डांस कर रहा है क्या तो पूरे आए नचनिया से शादी कर ली, फलाना कर लिया। कुएं की सफाई इतनी ताकतवर कहानी है, जंगली ज्योग्राफी है, आज भी हम देखते हैं। और उसमें बार बार वो रोता है, फौजा सिंह कहता है कि सरहद पर तो मैं जीत गया, और वहाँ उसकी गोली ख़त्म हो जाती है तो वो संगीन और मुक्केबाजी से चौकी जीत लेता है, लेकिन अपने घर की लड़ाई में वो हार जाता है। तो ये रमेश बत्रा और उनका कथा संसार है। और उसमें मुझे जो भी उनकी कहानियाँ पसंद आई उनके बारे में मैंने अपना नज़रिया रखा। ये पाठकों द्वारा, हरीश पाठक द्वारा नहीं, बहुत ज़्यादा प्रशंसित और वो है। और लेकिन त्रास कथा यही कि कितना अच्छा कथाकार, बहुत ही कम समय में 49 ईयर्स ओल्ड थे वो जब उनकी डेथ हुई। और उस बीच वो 3 कहानी संग्रह, उपन्यास, नाटक, बंदीवान जैसा वो लघु कथा में वो स्टार माने जाते हैं। अब पत्रिका निकालते थे और सारिका वगैरह जो भी है वो तो उनके टाइम सबसे बढ़िया ही था। कमलेश्वर संपादक हो, नंदन जी हों या मुदगल जी हों। और मेरी व्यक्तिगत तौर पर क्षति है क्योंकि वो मेरी हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहे, मेरे दुख दर्द में पीछे ही खड़े रहे, लेकिन उनकी जो स्थिति रही हम सामूहिक तौर पर भी मदद नहीं कर पाए, क्योंकि वो जिस परिवार का जो त्रास होता है वो तो व्यक्ति ही झेलता है ना। मैं आपके घर में या वहाँ क्या कोई क्या मदद कर लेगा। तो ये रमेश बत्रा का जीवन और रचनाक्रम पर मेरा अपना विचार था।